वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। तो इस यूनिट को शुरू करें, जिसमें अगर पहला टॉपिक की बात की जाए तो ये हमारी यूनिट का ही नाम है ग्रेविटेशन। यहाँ पर ग्रेविटेशन की डेफिनेशन किस तरीके से दी जाती है देखेंगे। इट इज़ द नेम गिवन टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएँ, हमेशा एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ऐसा हमें न्यूटन ने अपने कॉन्सेप्ट से बताया था। और जो अट्रैक्टिव फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में डेवलप होता है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम उस अट्रैक्टिव फोर्स को नाम देते हैं जो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, वो छोटा है या बड़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा छोटी और बड़ी सभी बॉडीज़ के बीच में आपस में लगा रहेगा। इसी फोर्स का नाम दिया गया है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया है कि कितना ये फोर्स डेवलप होगा, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक में, जिसमें न्यूटन ने अपने रूल में ये बात बताई है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स, जो फोर्स होगा दो बॉडीज़ के बीच में, ये बॉडीज़ क्या हैं, एक मास जिसका वैल्यू है m1, दूसरी बॉडी जिसका मास है m2 और इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है r। तो इस फोर्स के बारे में बताया, अट्रैक्टिव फोर्स m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसी तरह से m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमारा पहला स्टेप आ जाता है f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि जो दो बॉडीज़ के बीच में सेपरेशन है r, उसके स्क्वायर के इन्वर्स होगा। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हम पहले से ही जानते हैं। अगर m1 को डबल करेंगे तो f डबल हो जाएगा, m2 को डबल करेंगे तो f डबल हो जाएगा, और अगर m1 m2 दोनों को डबल किया है तो 2 इंटू 2 ये 4 टाइम्स आएगा। इफेक्ट दोनों का कंबाइन लेना है। यहाँ पर स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है अगर r को डबल करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1/4 टाइम्स बन जाएगा। कलेक्टिव रिलेशन हमारा f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर आता है। और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक साथ में कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल G। ये न्यूटन ने ही बताया था, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 बाई r स्क्वायर अपनी जगह पर है, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट करके दी गई है। यूनिट इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। जी को अगर राइट साइड ही छोड़ देंगे तो r स्क्वायर f के साथ मल्टीप्लाई होगा और m1 m2 नीचे आएगा, तो f के लिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसकी यूनिट बनी है। तो इस पोर्शन को आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। हम ये तो जानते हैं कि m1 m2 जो कि r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे वो भी हम यहाँ इस फॉर्मूले में देख चुके हैं। इतना फोर्स लगेगा, चाहे किसी भी बॉडी की वजह से कंसीडर कर लीजिए। अब उसको क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग होगी लेट। तो लेट देयर आर टू मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर हमने कहा है फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। m1 का m2 की वजह से कहो या m2 का m1 की वजह से, फोर्स इज सेम g m1 m2 बाय r स्क्वायर। g इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, उनके स्क्वायर के इन्वर्स रिलेशनशिप में। तो इतना पोर्शन अगर देखा जाए तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। तो ये F12 होगा विदाउट एरो। लेकिन अगर आपको ऊपर एरो लगाना है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो साथ में हमें डायरेक्शन भी डालनी होगी। और हम जानते हैं डायरेक्शन डालने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये जो शेडेड पार्ट में मैग्नीट्यूड है, इसके साथ हमने एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, r1 to 2। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि m1 m2 के बीच में जो फोर्स है उसमें जो हमने F12 कहा है, दिस इज़ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये लेफ़्ट टू राइट लगेगा 1 से 2 की तरफ। तो 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो हमने लिया है r12 कैप, r1 to 2 यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन ये राइट साइड दिखाई गई है, वो हमने यहाँ अटैच कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर वे में फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, ये भी वही होगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। बट फ़र्क ये होगा कि इस बार इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड आएगी, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर r2 से 1 कैप लिया है, इसलिए r2 1 कैप यहाँ आ गया। अब r2 1 कैप और r12 कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं,
तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर रखे गए हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर आप देखेंगे फिगर में, एक R12 है जो राइट साइड है, एक R21 कैप है वो लेफ्ट साइड है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं जिनको लिखने का तरीका होता है वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। तो अगर R21 की जगह हम माइनस R12 कैप यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ माइनस R12 में R12 कैप आ जाएगा और माइनस आप आगे लगा दीजिए, तो हमारा स्टेप देख सकते हैं क्या जाने वाला है। ये हमारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से F12, और ये F21 के बराबर आ रहा है माइनस साइन के साथ, यानी कि F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर। आपको अगर इसे देखकर याद आ रहा हो तो ये हमारा एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। बिल्कुल, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ इन सपोर्ट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कहलाती है। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, दैट इट शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रूफ है जिसको आप पॉज करके चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, यहाँ से आखिरी के स्टेप्स भी कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डेवलप हुआ है यहाँ पर उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी हम बात कर ही चुके हैं डेफिनेशन में, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। देन इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या है कि यहाँ जो फोर्स लगेगा इट विल एक्ट बिटवीन बॉडीज़ अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। जो बॉडीज़ के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के अबाउट ये फोर्स लगेगा, दैट मीन इट इज़ सेंट्रल फोर्स। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ के बीच में मीडियम क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हमने प्रूफ में देख ही लिया है। और लास्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर बॉडीज़। सपोज़ यूनिवर्स में दो बॉडी की जगह तीन बॉडी आप अज्यूम करते हैं, तो दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरी बॉडी के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा। टोटल फोर्स में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बट इंडिविजुअल दो बॉडीज़ के बीच में जो एक सिंगल पेयर हम कंसिडर करेंगे उनके बीच में लगने वाले फोर्स का दूसरी बॉडीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसकी वैल्यू पर। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जहाँ तक बात हम ग्रेविटेशन की कर रहे हैं, इसका मतलब है फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। अब यहाँ पर जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हम क्लियर नहीं होते हैं कि जो दो बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, बट इसी ग्रेविटेशन को जब हम नाम दे देते हैं ग्रेविटी तो क्लियर हो जाता है कि दो बॉडीज़ में से एक बॉडी बन गई है अर्थ। बेसिकली ग्रेविटी आपने सुना होगा, आपको ग्रेविटी वर्ड से दिमाग में जी आ रहा होगा, बट जी कुछ और है। जी इज़ एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो उससे पहले हमें ग्रेविटी को सीखना है। ग्रेविटी क्या है, नया कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसको हम ग्रेविटेशन कह रहे थे। इट विल बी एक्टिंग ऑन एनी बॉडी बट दिस टाइम इट विल बी ड्यू टू अर्थ, यानी कि दो बॉडीज़ में से अगर एक बॉडी अर्थ है और पहली बॉडी पर अर्थ फोर्स लगा रही है तो उस ग्रेविटेशन को हम स्पेशली ग्रेविटी कह देते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब एनी टू बॉडीज़, यानी कि फोर्स ऑन वन बॉडी ड्यू टू एनी अदर बॉडी, बट ग्रेविटी का मतलब फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटी से अंडरस्टूड होना है आपको कि ग्रेविटी बोल दिया है तो इसका मतलब फोर्स लगाने वाली बॉडी कौन है, अर्थ ही होगी। अब जब उसने फोर्स लगाया है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन डेवलप होगा बॉडी में, उसी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। और ये आप रिलेशन कई जगहों पर यूज़ कर चुके हैं इसकी वैल्यू का, 9.8 आप जानते ही हैं। तो इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सी लेवल। तो ये पोर्शन भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का रिलेशन कैपिटल जी के साथ देखेंगे। बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। यहाँ दो जी आते हैं ग्रेविटेशन यूनिट में, कन्फ्यूजन ना हो। स्मॉल जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाइल कैपिटल जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक ये बड़ी सी बॉडी है जिसे आप एक तरह से अर्थ मान सकते हो। इस अर्थ का मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, और इसकी सरफेस पर एक छोटी बॉडी रखी है जैसे कोई फुटबॉल आपने रखी है। तो आप जानते हैं फुटबॉल पर हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अर्थ सरफेस पर उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम
वेट भी नाम देते हैं, वेट ऑफ द बॉडी होता है वो, और इस बार वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहलाएगा। तो बेसिकली किसी भी बॉडी का वेट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलें तो उसको हम F कह रहे हैं। वेट की बात करें तो आप जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है mg। और फोर्स यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ रेडियस ऑफ द बिगर बॉडी। तो g m1 m2 बाय आर स्क्वायर फार्मूला लगाकर जी m कैपिटल में स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू mg, जिसमें m से m अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी, और जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारा रिलेशनशिप बनता है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका रिलेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ में क्या करना है आपको, ये जो रिलेशन आपने डिराइव किया है जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसी में जो मास है उसमें डेंसिटी लेकर आनी है। तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास आपका वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। और यहाँ पर मास की वैल्यू m, वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इज़ रो। तो मास m है, वॉल्यूम आपकी बॉडी की स्फेरिकल बॉडी के लिए 4/3 पाई आर क्यूब है, डेंसिटी रो है। तो इस m की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। जी बाई आर स्क्वायर से ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी बाई आर स्क्वायर अलग है और 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो एज इट इज़। तो यहाँ आर क्यूब में से आर स्क्वायर काट देंगे तो आपके पास रिलेशन बचेगा, एक आर बचेगा ऊपर, और ये आ जाएगा जी स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 4/3 जी पाई आर रो। ये रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दी है। तो ग्रेविटेशन यूनिट में हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब इसके बाद हमें आगे देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, उसके वेरिएशन को, किस तरीके से उसका वेरिएशन आता है और क्या क्या उसमें केसेस बनते हैं, उनकी हमें बात करनी है। तो बढ़ाते हैं इसको आगे। इतना पोर्शन होपफुली आप पॉज करके नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसमें हमारे पास अलग अलग केसेस आएंगे, जिसमें पहला आ रहा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट और एल्टीट्यूड यानी कि अगर हम अर्थ सरफेस पर, तो हम जानते हैं सी लेवल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जी होता है, बट अगर हम हाइट पर ऊपर चले जाते हैं तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी उसकी बात हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए हमने माना है m एंड r भी मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एज शोन इन द फिगर। ये हमारी जो सॉलिड स्फेयर बनाया हमने, ये हमारी अर्थ है, इसका मास m, रेडियस r, और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो वो हम लिख ही चुके हैं, एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब हमें जाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए एट हाइट h। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस से हाइट तक पहुँच गए h हाइट तक, तो अब हमारे लिए इस पोजीशन पर अर्थ कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ हमने एक इमेजिनरी अर्थ अज्यूम कर ली है, जिसकी रेडियस अब पहले r थी, बट अब यहाँ सेंटर से यहाँ तक देखेंगे तो r के साथ h जुड़ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक ये साइज़ बड़ा हो गया अर्थ का, बट यहाँ पर जो इंक्लूडेड मीडियम है वो एयर है, जो कि अर्थ के सॉलिड मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव मास नहीं देता। इसलिए हम रेडियस को तो इंक्रीज अज्यूम कर लेंगे, बट मास को हमें सेम ही कंसिडर करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी फॉर्मूले के बेसिस पर g एज इट इज़ आ गया, m एज इट इज़ आ गया, बट रेडियस r की जगह r प्लस h हो गई है। तो स्मॉल g h इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली कंपेयर करने में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम इसको रेशो ले लेते हैं, सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी एच अपॉन जी। जी एच की वैल्यू की बात करें तो जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और जी की बात करें तो जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जी एम से जी एम कट जाएगा और आर स्क्वायर रिवर्स में ऊपर जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या आप आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। ये हमारा एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए हम इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, अगले स्टेप में देखेंगे। यहाँ पर ये जो h है, इस h के साथ एक r मल्टीप्लाई और एक r डिवाइड अज्यूम कर लेते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो
इस h के साथ जो यहाँ r हम मानेंगे और एक ये r दोनों कॉमन लिए जा सकते हैं बाहर, तो ये r स्क्वायर हो गया। 1 प्लस एच बाय आर अंदर बचता है, इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ बचा है। आप इमेजिन करो, ये आर स्क्वायर अंदर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आर का होल स्क्वायर बनेगा। एच अपन आर ऑलरेडी एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन बना है। यहाँ से हमने डेलिबरेटली आर को कॉमन निकाला है, तो यहाँ आर था तो बाहर निकाल दिया, यहाँ नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड अज्यूम किया। मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया, डिवाइड वाला अंदर बचा हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो आर स्क्वायर ये है और ये ऊपर आर स्क्वायर ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। उसको ऊपर ले आएंगे तो ये पावर -2 हो गई है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसे हम कहते हैं, मैथमेटिक्स की एक टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स पावर्स को एक्सपेंड कर दिया जाता है। हमारे पास अगर फॉर्म है 1 + x, स्पेशल केस यूज़ कर रहे हैं, 1 + x की पावर -n है, तो इसको हम लिखते हैं 1 - nx और साथ में प्लस करके कुछ स्मॉल टर्म्स आती हैं जिसको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो अगर 1 + x की पावर -n है तो हम इसे लिख लेंगे 1 - nx, यही फॉर्म है। 1 प्लस ये x हो गया है और ये n आ गया है, तो इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देना माइनस साइन के साथ। 1 - 2 और h अपन r आगे आ जाएगा, तो 1 - 2h अपन r, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया है। GH/G इज इक्वल टू 1 - 2h अपन r, तो g को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, g इधर आ जाएगा 1 - 2h अपन r, और उसके बाद g को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप समझ ही रहे हैं GH इज इक्वल टू g - 2gh अपन r, ये हमारा एक्सप्रेशन है। GH इज इक्वल टू g - 2gh अपन r, जो क्लियरली बता रहा है कि GH की वैल्यू g के बराबर तब है जब उसमें से कुछ पार्ट माइनस किया गया है। इसका मतलब अकेला g GH के सामने बड़ा है, या ये कह सकते हैं कि GH अकेले g के सामने छोटा है। तो यहाँ से यही क्लियर हुआ कि GH इज़ लेसर देन g, और इससे ये प्रूव हो जाता है दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट और एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ये सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होता रहेगा। तो ये हमारा पहला केस था, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। इसके बाद अब हमें, जैसे हमने सरफेस से ऊपर जाकर देखा, अब हमें सरफेस से नीचे जाके डेप्थ में देखना है, बट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करें और नोट्स अपने बना कर रखें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।